Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is SEBI launches information database on municipal bond. SEBI ने लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन डाटाबेस को म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए, तो हम समझेंगे इसके बारे में, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन डाटाबेस, म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होता है, हम सब कुछ कंसीडर करेंगे यहाँ पे। मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज लॉन्च एन इन्फॉर्मेशन डाटाबेस ऑन म्यूनिसिपल बॉन्ड। जो आपका मार्केट रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया है इन्फॉर्मेशन डाटाबेस को म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? रेज अवेयरनेस ऑफ पीपल, एफर्ट टू डेवलप द बॉन्ड मार्केट एंड मेक द प्रोसेस इजी एंड स्ट्रीमलाइन। कि रेज किया जाए अवेयरनेस को पीपल के लिए, एफर्ट लिया जाए डेवलप करने के लिए बॉन्ड मार्केट को, और जो प्रोसेस है उसको आसान और स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इन्फॉर्मेशन डाटाबेस होता क्या है? इन्फॉर्मेशन डाटाबेस कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक एंड रेगुलेशन, सर्कुलर, गाइडेंस नोट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इश्यूड बाय सेबी इन रेस्पेक्ट ऑफ म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटी। जो इन्फॉर्मेशन डाटाबेस होता है वो कंटेन करता है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक, रेगुलेशन, सर्कुलर, गाइडेंस नोट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के फॉर्म पे, जिसको इश्यू किया जाता है सेबी के द्वारा, ध्यान में रखते हुए म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटी को। What are municipal bond? म्यूनिसिपल बॉन्ड हम क्या समझते हैं? म्यूनिसिपल बॉन्ड और म्यूनिस फॉर शॉर्ट आर डेब्ट सिक्योरिटी इश्यूड बाय स्टेट, सिटी, कंट्री एंड अदर गवर्नमेंट एंटिटीज to fund day-to-day obligation and to finance capital project such as building, school, highway और sewer system। जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है, जिसको शॉर्टली हम म्यूनिस भी कहते हैं, ये डेब्ट सिक्योरिटी होता है। इसको इश्यू किया जाता है स्टेट के द्वारा, सिटी के द्वारा, कंट्री के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो फंड कर सके डे टू डे ऑब्लिगेशन को, फाइनेंस करने के लिए कैपिटल प्रोजेक्ट को, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, स्कूल हो गया, हाईवे हो गया या सीवर सिस्टम हो गया। बेंगलुरु फ्लोटेड द फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड इन 1997, और जो बेंगलुरु था इन्होंने फ्लोट किया था पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड को, कब? 1997 पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड एक फिक्स इनकम डेब्ट सिक्योरिटी होता है, जिसको इश्यू किया जाता है गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा, ताकि फंड किया जा सके पब्लिक प्रोजेक्ट को, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सीवर सिस्टम एक्सेट्रा। ये जैसे आपका गवर्नमेंट एजेंसी होगा, ये इश्यू किया म्यूनिसिपल बॉन्ड ताकि फंड किया जा सके पब्लिक वर्क को, जैसे कि हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हो गया, स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो गया, इस टाइप का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्यून इम्प्रिंटिंग। तो हम जानेंगे इम्यून इम्प्रिंटिंग के बारे में। इम्यून इम्प्रिंटिंग इन द बॉडी माइट बी मेकिंग न्यू बूस्टर फार लेस इफेक्टिव देन एक्सपेक्टेड। जो इम्यून इम्प्रिंटिंग है वो बॉडी में, वो हो सकता है जो न्यू बूस्टर है उसको लेस इफेक्टिव बना दे जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। ऐसा क्यों कहा गया, हम इसको पहले समझते हैं, फिर इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या है इसको भी जानेंगे। Two papers published in the New England Journal of Medicine pointed out that bivalent booster made to counter both the Omicron strain and the original COVID-19 strain don't generate significantly greater antibody response than any additional dose of the original mRNA vaccine। जो दो पेपर्स है जिसको पब्लिश किया गया था न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, इसमें बताया गया है कि जो बाईवैलेंट बूस्टर है जो कि काउंटर करने के लिए तैयार किया गया था दोनों ही ओमिक्रॉन स्ट्रेन और ओरिजिनल कोविड-19 स्ट्रेन को, ये नहीं जनरेट कर रहा है सिग्निफिकेंटली ग्रेटर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को, जो कि एडिशनल डोज में ओरिजिनल एमआरएनए वैक्सीन का होना चाहिए, वैसा नहीं कर पा रहा है। What is immune imprinting? ये immune imprinting है क्या? Immune imprinting is a tendency of the body to repeat its immune response based on the first variant it encounter through infection or vaccination when it comes across a newly or slightly different variant of the same pathogen। जो immune imprinting होता है ये एक टेंडेंसी है बॉडी का कि वो रिपीट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, जो कि बेस्ड होता है पहले वेरिएंट के ऊपर जिसको इन्होंने इनकाउंटर किया था बॉडी के द्वारा इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के समय पे। ये आते हैं एक न्यूली या स्लाइटली डिफरेंट वेरिएंट ऑफ सेम पैथोजन का होगा, तभी होगा। Imprinting act as a database for the immune system, helping it put up better response to repeat infection। और जो इम्प्रिंटिंग है वो काम करता है एक डाटाबेस के तौर पे इम्यून सिस्टम के लिए, वो मदद करता है बेटर रिस्पॉन्स में अगर रिपीट इन्फेक्शन होता है तो। आफ्टर द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू ए वायरस ऑफ द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूस मेमोरी बी सेल दैट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम एंड क्विकली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेनेवर द सेम स्ट्रेन ऑफ द वायरस इन्फेक्ट अगेन। बॉडी जब एक बार एक्सपोज होता है वायरस से पहली बार, ये प्रोड्यूस करता है मेमोरी बी सेल को, जो कि सर्कुलेट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम पे बहुत जल्दी, और ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को जब भी सेम स्ट्रेन वायरस का अगर दोबारा इन्फेक्ट करता है तो। The problem occurs when a similar, not identical variant of the virus is encountered by the body. In such case, the immune system, rather than generating new B cell, activate memory B cell, which produce cross-reactive antibody that bind to feature found in both the old and new strain. This cross-reactive antibody offers some protection, but are not as effective as the one produced by B cell when the body first encountered the original virus।
प्रॉब्लम तब होता है जब सिमिलर लेकिन आइडेंटिकल वेरिएंट जो होता है वायरस का, इसको इनकाउंटर किया जाता है बॉडी के द्वारा, तो सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। तो वैसे केस में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो जनरेट करने के जगह न्यू बी सेल को एक्टिवेट कर देता है, मेमोरी बी सेल को, जो कि प्रोड्यूस करता है क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी को, जो कि बाइंड करता है फीचर से जो कि पाए जा रहे थे ओल्ड या न्यू स्ट्रेन पे। ये जो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी होता है, ये कुछ प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है जैसा कि प्रोड्यूस किया गया था बी सेल के द्वारा जब पहली बार बॉडी ने इनकाउंटर किया था ओरिजिनल वायरस को। हाउ डू सर्कमवेंट इम्यून इम्प्रिंटिंग, तो किस तरीके से सर्कमवेंट किया जा सकता है इम्यून इम्प्रिंटिंग को। नेशनल वैक्सीन माइट बी बेटर एट प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन देन इंजेक्टेड वन, सिंस म्यूकस मेम्ब्रेन वुड क्रिएट स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन डिस्पाइट कैरिंग सम इम्प्रिंट ऑफ द पास। जो नेशनल वैक्सीन है वो बेटर हो सकता है प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन को इंजेक्टेड वन के कंपेरिजन में, क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्रिएट करेगा एक स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन को कैरी जो इम्प्रिंट किया गया पास से उसके बावजूद। स्पेसिंग आउट कोरोना वायरस वैक्सीन शॉट ऑन एन एनुअल बेसिस, हमें स्पेस आउट करना करेगा कोरोना वायरस वैक्सीन शॉट को एनुअल बेसिस में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 5 बिलियन पीपल ग्लोबली आर एक्सपोज टू टॉक्सिक ट्रांस फैट लिंक टू हार्ट डिजीज। जो 5 बिलियन पीपल है पूरे विश्व के वो एक्सपोज है टॉक्सिक ट्रांस फैट लिंक जो कि आपके हार्ट डिजीज है उससे, तो हम जानेंगे इसके बारे में। तो ट्रांस फैटी एसिड है क्या, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, पहले भी कंसिडर कर रखा है इस टॉपिक को। 5 billion people globally are exposed to harmful trans fat, increasing their heart disease and death risk, according to a new report Countdown to 2023 by World Health Organization। तो जो आपका न्यू रिपोर्ट है Countdown to 2023 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें बताया गया है कि 5 बिलियन पीपल जो है पूरे विश्व के वो एक्सपोज है हार्मफुल ट्रांस फैट जो कि इंक्रीज कर रहा है उनके हेल्थ डिजीज को और डेथ रिस्क को। The report monitor global progress toward the 2023 target for the global elimination of industrially produced trans fatty acid। और ये जो रिपोर्ट है ये मॉनिटर कर रहा है जो ग्लोबल प्रोग्रेस किया जा रहा है 2023 का जो टारगेट है ग्लोबल एलिमिनेशन को लेके इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड का, उसको ये मॉनिटर कर रहा है। ये ट्रांस फैटी एसिड होता क्या है, ट्रांस फैटी एसिड आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट आर ऑफ टू टाइप। जो आपका ट्रांस फैटी एसिड होता है ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये दो प्रकार का है। कौन कौन सा, नेचुरली ऑक्यूरिंग ट्रांस फैट ऑकर इन सम डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट। जो आपका नेचुरली ऑक्यूरिंग ट्रांस फैट है ये आपका ऑकर करता है कुछ डेयरी या मीट प्रोडक्ट में। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट एड हाइड्रोजन टू लिक्विड वेजिटेबल ऑयल टू मेक देम मोर सॉइल, सो इट इज फाउंड इन पैकेज फूड, बेक्ड फूड, कुकिंग ऑयल एंड स्प्रेड। जबकि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट हाइड्रोजन ऐड करता है हाइड्रोजन को लिक्विड वेजिटेबल ऑयल पे, जो कि इसको और ज्यादा सॉलिड बनाता है। ये पाए जाते हैं पैकेज फूड, बेक्ड फूड, कुकिंग ऑयल या स्प्रेड पे। की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट का, ट्रांस फैट इंटेक इज अकाउंटेबल फॉर अप टू 5 लाख अर्ली डेथ फ्रॉम कोरोनरी हार्ट डिजीज एनुअली। तो ट्रांस फैट इंटेक हो रहा है, इसके कारण 5 लाख अर्ली डेथ हो रहा है कोरोनरी हार्ट डिजीज के कारण हर एक साल। 9 कंट्रीज जो है कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, भूटान, इक्वाडोर, इजिप्ट, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया of the 16 nation with the highest estimated percentage of the coronary heart disease fatality attributed to trans fatty consumption do not currently have best practice strategy। और ये सारे जो कंट्री बताया गया 9 कंट्रीज, यहाँ पे हाईएस्ट रेट बताया गया है कोरोनरी हार्ट डिजीज फैटेलिटी का ट्रांस फैटी कंजम्पशन के कारण, क्योंकि उनका बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी नहीं है। दो बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी ऑप्शन क्या हो सकता है, मैंडेटरी नेशनल लिमिट ऑफ 2 ग्राम ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट पर 100 ग्राम ऑफ टोटल फैट इन ऑल फूड। कि मैंडेटरी नेशनल लिमिट लगाने की आवश्यकता है, तो 2 ग्राम का होगा इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट पर 100 ग्राम टोटल फैट सारे फूड के लिए। मैंडेटरी नेशनल बैन ऑन द प्रोडक्शन और यूज ऑफ पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रांस फैट एज एन इंग्रेडिएंट इन ऑल फूड। या मैंडेटरी नेशनल बैन करना होगा प्रोडक्शन के ऊपर आपको जो उपयोग हो रहा है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल का, जो कि एक मेजर सोर्स है ट्रांस फैट का, जो कि एक इंग्रेडिएंट है सारे फूड का। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड, क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसका, तो जो ट्रांस फैटी एसिड है ये बहुत ज्यादा हाइयर रिस्क है हार्ट डिजीज के लिए देन सैचुरेटेड फैट के कंपैरिजन पे। ये बढ़ा देता है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को और कम कर देता है गुड कोलेस्ट्रॉल को, जो कि मदद करता था प्रोटेक्ट करने में हार्ट डिजीज के खिलाफ। यानी एक तो उसको बढ़ा दे रहा है, दूसरा गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर दे रहा है, यानी डबल रिस्क हो गया। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, infertility and certain type of cancer and can also lead to compromise fetal development causing harm to the yet to be born baby। और ये एसोसिएटेड है, बहुत सारा रिस्क है, इसके कारण ओबेसिटी बढ़ता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनफर्टिलिटी और कुछ टाइप का कैंसर भी हो सकता है। और इसके कारण कॉम्प्रोमाइज होता है फीटल के डेवलपमेंट में, जिसके कारण हार्म होता है जो बॉर्न होने वाले बेबी है उनको भी। स्टेप्स टेकन टू रेगुलेट ट्रांस फैटी एसिड, क्या स्टेप लिया जा रहा है इसको रेगुलेट करने के लिए, तो पहले हम नेशनल लेवल में बात कर ले। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च अ ट्रांस फैट फ्री लोगो फॉर वॉलंटरी लेबलिंग टू प्रमोट ट्रांस फैटी एसिड फ्री प्रोडक्ट इन शॉप्स फॉर प्रिपरेशन कंटेनिंग TFA
by not exceeding 0.2 per 100 ग्राम पर मिलीलीटर। जो FSSAI है उन्होंने लॉन्च किया है ट्रांस फैट फ्री लोगों को वॉलेंट्री लेबलिंग के लिए, ताकि वो प्रमोट करे ट्रांस फैटी एसिड फ्री प्रोडक्ट को शॉप में जो प्रिपेयर किया जा रहा है TFA जो कि नहीं एक्सीड करना चाहिए 0.2 पर 100 ग्राम पर मिलीलीटर से। कैंपेन चलाया जा रहा है हार्ट अटैक रिवाइंड, ताकि एलिमिनेट किया जा सके इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट को फूड सप्लाई से। 2022 का जो इसका टारगेट था, FSSAI ने लिमिट किया है जो कंटेंट उसको कि वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो मास है टोटल ऑयल और फैट का जनवरी 2022 से। स्वच्छ भारत यात्रा is an initiative started under the Eat Right campaign is a pan-India cyclotron to engage citizens on issue of food safety, combating food adulteration and healthy diet। और जो स्वच्छ भारत यात्रा आपका एक इनिशिएटिव है जिसको स्टार्ट किया गया ईट राइट कैंपेन के अंतर्गत। ये एक पैन इंडिया साइक्लोथॉन है जो कि एंगेज करता है सिटीजन को जो फूड सेफ्टी कॉम्बैट करने के लिए कहता है, फूड एडल्ट्रेशन को और हेल्दी डाइट के ऊपर फोकस करने का रहा है। ग्लोबल लेवल में अगर हम बात करें तो TFA को रिप्लेस करने की बात कही गई है जो एक स्ट्रेटेजी बोला गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजेस इन क्राइटेरिया फॉर WEF जेंडर गैप रिपोर्ट। तो जो बदलाव किया गया क्राइटेरिया में WEF के जेंडर गैप रिपोर्ट का, इसको हम समझते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ध्यान में रख रहा है जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का पंचायत लेवल पे, ताकि वो रैंक कर सके कंट्रीज को फ्यूचर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। यानी जो फ्यूचर का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होगा तो उसमें जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का पंचायत लेवल पे, इसको भी कंसिडर किया जाएगा। इससे होगा क्या, ये इंप्रूव कर देगा इंडिया के पोजीशन को ग्लोबल लेवल पे। अभी भारत का पोजीशन जो है वो 135 रैंक है आउट ऑफ 146 में 2022 के जेंडर गैप रिपोर्ट पे। और इंडिया का मानना है कि ये जो है गलती है रैंकिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम इस कारण है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बेंचमार्क द कंट्री स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 की डायमेंशन। जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये बेंचमार्क करता है जो करंट स्टेज और इवोल्यूशन है जेंडर पैरिटी का 4 की डायमेंशन के ऊपर। ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है और भारत का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो 4 की डायमेंशन है जिसके ऊपर इसको रैंक किया जाता है वो क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कितना पार्टिसिपेशन या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल इंपावरमेंट। Global Gender Gap Index. It is the longest standing index which track progress toward closing gender gap over time since its inception in 2006. ये जो है आपका ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है जो कि ट्रैक करता है प्रोग्रेस को आपका क्लोजिंग जेंडर गैप को ध्यान में रखते हुए समय के साथ, जब से इसको इंसेप्ट किया गया 2006 से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आपका ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल फोरम है जो कि लॉबिंग करता है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन आपका स्विट्जरलैंड पे है। इसको फाउंड किया गया था 24 जनवरी 1971 में जर्मन इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट क्लॉस श्वाब के द्वारा। इससे रिलेटेड जो न्यूज आया है तो गुड न्यूज आया है जेंडर पैरिटी को लेकर साइंस में। गर्ल्स जो कि रूटीनली आउट परफॉर्म कर रही है बॉयज को बोर्ड और मेडिकल एंट्रेंस में, लेकिन जी पे जो रिजल्ट है वो लॉन्ग हाईलाइट करता है ग्लेयरिंग जेंडर डिस्पैरिटी को। लेकिन इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वुमेन है वो 30% है IIT जी एप्लीकेंट पूल पे। इंडिया पे वुमेन जो है वो 43% है स्टेम एजुकेशन पूल का, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट रेशियो है वर्ल्ड का। जेंडर स्कोर यहाँ पे आपको दर्शाया गया है जो इंडिया का रैंक 135 है जेंडर पैरिटी में आउट ऑफ 146 कंट्री पे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो था आपका 2022 का, जिसको रिलीज किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें बताया जा रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक 135 है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी पे 143, एजुकेशनल एक्सटेनमेंट में 107, हेल्थ एंड सर्वाइवल में 146 और पॉलिटिकल इंपावरमेंट में 48। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोरो वायरस केस डिटेक्टेड इन केरला। पहले भी ये टॉपिक आ चुका है तो हम जानेंगे जो नोरो वायरस का केस डिटेक्ट किया गया है केरला पे। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि मोर देन 10 केसेस जो है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन नोरो वायरस का इसको डिटेक्ट किया गया है। तो ये नोरो वायरस जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है। नोरो वायरस का सिम्टम्स क्या है, इसमें स्टोमक या इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि आपको नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया या स्टोमक क्रैम्प हो सकता है। ट्रांसमिशन का मोड क्या है, ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है। कॉन्टैक्ट अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से करते हैं तो फैल सकता है, या आप कंज्यूम करते हैं कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर को, या टच करते हैं कॉन्टेमिनेटेड सरफेस को, या टच करते हैं माउथ को, या एयर में टाइनी ड्रॉपलेट भी है इन्फेक्टेड पर्सन अगर वॉमिट करता है तो उसके माध्यम से भी ये इम्पैक्ट कर सकता है, फैल सकता है। इतना ज्यादा ये कॉन्टेजियस है। ये जो वायरस है ये कैपेबल है कि ये सर्वाइव कर सकता है लो टेम्परेचर को भी। कॉमन है ये विंटर के दौरान और कोल्डर कंट्री पे, इस कारण इसको विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी कहा गया है नोरो वायरस को। सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एस्टिमेटेड टू किल 2 लाख पर्सन ग्लोबली एवरी ईयर विथ मोर डेथ ऑक्यूरिंग अमंग दोज बिलो द एज ऑफ 5 ईयर एंड दोज ओवर द एज ऑफ 65 ईयर। और जो ये जो है आपका इन्फेक्शन नोरो वायरस के कारण, इसके कारण मोर देन 2 लाख पर्सन जो है ग्लोबली इनकी मृत्यु होती है, जिसमें ज्यादातर डेथ जो है वो बिलो 5 ईयर्स या ओवर द एज 65 ईयर का होता है। वैक्सीन की अगर हम बात करें जिसका भी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंशन मेथड क्या है, तो प्रैक्टिस गुड हाइजीन, यानी अगर आप अच्छे हाइजीन पर ध्यान रखेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है
जो इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर नोरो वायरस का, तो माइल्ड फीवर या चिल लगना, लिथेलजी, हेडेक, वोमिटिंग या स्टोमक पेन होना, डायरिया होना या बॉडी एच होना। सिम्टम्स जब आपका 12 या 48 आवर्स के अंदर आ जाता है जब आप इन्फेक्ट होते हैं। सिम्टम्स आपका 1 से 3 दिन तक रह सकता है। वायरस जो है वो आपका कॉन्टेजियस है 2 वीक तक के लिए। ये सारा आप समझ गए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.